हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है आपका। तो आज से हम सी प्रोग्रामिंग का बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको विजुअली सिखाया जाएगा, हर चीज़ डायग्राम से सिखाई जाएगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर जो है हम इंसानों की भाषा, हम इंसानों की लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर को कुछ समझाने के लिए, कंप्यूटर से कुछ बात करने के लिए हमें सी प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, सी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। हम सी लैंग्वेज में अपना कोड लिखते हैं और फिर वो कोड कंप्यूटर से बात करता है। तो यहां पे मान लीजिए आप कंप्यूटर पे अपना सी का कोड लिखते हैं, सी कोड, या कोई नहीं, आप C++ का कोड भी मान सकते हैं। सबके लिए एक ही एक्सप्लेनेशन है। अभी तो हम इस कोर्स में सिर्फ सी लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए सी कोड या कोई भी और दूसरा कोड, C++ का भी कोड अगर आप लिखेंगे तो वो आप टाइप करके लिखते हैं। जो भी आपको लिखना है, जो भी फंक्शनैलिटी डालनी है, वो आप उस कोड में लिखते हैं। वो हम पूरा देखेंगे अभी आगे। तो उसके बाद क्या होता है कि इसको कंपाइल करना पड़ता है। ओके, इसको कंपाइल करना पड़ता है और फिर इसकी 0 और 1 में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये जो कोड है C++ का कोड जो लिखा हमने, इसको हमें कंपाइल करना पड़ता है और ये 0 1 1 0 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसको ये हम कहते हैं कंपाइलेशन स्टेप, या इसको बिल्ड करना भी कहते हैं। ठीक है, कंपाइल किया आपने, सी कोड लिखा, C++ कोड लिखा और उसे कंपाइल या बिल्ड किया, तो फिर ये चीज आ गई। तो फाइनली जो है हमारे कंप्यूटर पे ये चीज चलती है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो कंपाइल या बिल्ड होके जो आता है, इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी। ओके, बाइनरी कहते हैं, या फिर इसको एग्जीक्यूटेबल भी कहते हैं, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो सकती है ना। अब जैसे विंडोज में .exe करके जो फाइल्स होती है ना, .exe करके जो फाइल्स होती है वो यही होती है। ठीक है, बिल्ड करी हुई। ओके, बिल्ड करी हुई फाइल्स को हम विंडोज में .exe से देखते हैं। कहीं भी आप .exe देख रहे होंगे तो वो बाइनरी फाइल है या एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो कि चलाई जा सकती है, और इसे कंप्यूटर जो है समझता है। कंप्यूटर जो है डायरेक्टली सी कोड या C++ कोड को नहीं समझता। तो अब, और इसको भी मैं लिख दूं, इसको सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कंपनी वगैरह में काम करेंगे तो ये सोर्स कोड हुआ और ये बाइनरी हुई या एग्जीक्यूटेबल हुई। ओके, इसको वैसे और भी आप बोल सकते हैं, काफी जनरल इसके नाम है। एप्लीकेशन भी इसे बोल सकते हैं, प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये है। तो अब आइए एक चीज पे हम देखते हैं कि चलाना तो हमें ये था। ठीक है, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल चलाना था, तो जो कि 1100 1100 के फॉर्म में है। ठीक है, कंप्यूटर जो है जीरोस और वंस को ही समझता है। ओके, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, तो इसलिए वो ये 1100 वाली लैंग्वेज समझता है। तो इसे हमें डायरेक्टली इसमें कोड करना बहुत मुश्किल था ना। 0011 में कोड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ी सुविधा बनाई गई कि थोड़ा हम सी लैंग्वेज में लिखें कोड। ओके, और फिर क्योंकि सी लैंग्वेज फिर भी थोड़ा उसमें इंग्लिश वगैरह होती है, थोड़ा फिर भी इंग्लिश की तरह होता है वो, तो फिर भी वो लिखना फिर भी आसान है इसके मुकाबले, है ना। 110011 ऐसे तो आदमी को बहुत मुश्किल पड़ेगा लिखने में। हालांकि बहुत पहले अगर देखा जाए, बहुत हिस्ट्री में लोग डायरेक्टली 110011 में ही कोड करते थे। ठीक है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता था। तो ये सुविधा बनाई गई कि भाई कोई भी आदमी अब जो है पहले सी लैंग्वेज में या जो से भी लैंग्वेज है उसमें कोड लिख दे अपना कंप्यूटर पे, और फिर उसे कंपाइल या बिल्ड कर दे, और फिर वो बाइनरी एग्जीक्यूटेबल बन जाएगी। और फिर ये एग्जीक्यूटेबल हम
चलाते हैं। ओके, ये एग्जीक्यूटेबल जो है वो रन होता है। ठीक है, तो जब आपने ये बाइनरी एग्जीक्यूटेबल बना ली तो अब आप कंप्यूटर पे इसे चला सकते हैं। चलाने का क्या मतलब, बस इस ये जो .exe की जो फाइल बन जाती है तो बस उसको डबल क्लिक कर दीजिए और फिर वो चलने लग जाएगी आपके कंप्यूटर पे। ओके, तो ये स्टेप होता है। अब आइए इसमें एक चीज मैं और बता दूं कि जैसे कि हम सी लैंग्वेज में जो है हमने कोड लिखा, ओके, या सी प्लस प्लस में कोड लिखा, तो आपको कंपाइल करना या बिल्ड करना, ये तो इस स्टेप का नाम हुआ है ना, इस स्टेप का नाम हुआ। ये चीज करती कौन कौन है, ठीक है। तो दो काफी फेमस कंपाइलर्स हैं, वो मैं लिख देता हूं। जैसे कि जीसीसी एक कंपाइलर हुआ, और अगर आप विजुअल स्टूडियो लिख रहे हैं, विजुअल स्टूडियो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी कंपाइलर होता है। ठीक है, तो मार्केट में ये काफी पॉपुलर कंपाइलर्स हैं, जीसीसी या विजुअल स्टूडियो कंपाइलर। तो इन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल करके आप अपना सी लैंग्वेज का कोड पहले बिल्ड या कंपाइल कर दीजिए, फिर उसकी बाइनरी बन गई, फिर इसको बाइनरी को बस चला दीजिए। ओके ओके, अब एक चीज और एक चीज और इस पूरे स्टोरी में एक चीज और है कि ये जैसे आपने सोर्स कोड लिखा अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, है ना, वो आप किसी आईडीई पे लिखते हैं। ठीक है, आईडीई पे लिखते हैं। ये सारी चीज हम देखेंगे अपने इस कोर्स में। अभी मैं थोड़ा आउटलाइन बता रहा हूं। तो आप आईडीई खोलते हैं, आईडीई में कुछ नहीं, लिखने की तरह होता है उसमें, जैसे कि एमएस वर्ड होता है ना लिखने की तरह, या नोटपैड। हालांकि उसमें आईडीई में और भी फीचर्स होते हैं, हम पूरा देखेंगे हम ये डिटेल में। तो इसके बाद आप सेव जो करते हैं ये अपने स्टोरेज में, हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। ठीक है, सेव इन कंप्यूटर स्टोरेज या हार्ड डिस्क। ठीक है, ये हुआ। फिर तो ये आपने अपने कंप्यूटर में सेव किया है ना, जैसे फाइल सेव करते हैं आप, फिर तो ये सेव इन कंप्यूटर स्टोरेज हुआ। फिर आपने इसको बिल्ड किया है ना, अपने सी कोड का जो भी लिखा था, एक पेज का कोड जो भी लिखा था, आपने उसे कंपाइल करके बिल्ड किया। कौन से, जीसीसी कंपाइलर से या फिर विजुअल स्टूडियो के कंपाइलर से। तो फिर आपके ये बाइनरी एग्जीक्यूटेबल बन गई। ठीक है, तो ये भी आपके कंप्यूटर स्टोरेज या हार्ड डिस्क पर ही रहती है। ओके, ये भी आपके कंप्यूटर स्टोरेज या हार्ड डिस्क पर ही रहती है। ठीक है, ये जो है बाइनरी एग्जीक्यूटेबल। लेकिन जब आप इसको डबल क्लिक करके चलाते हैं इस बाइनरी एग्जीक्यूटेबल को, तब वो कंप्यूटर स्टोरेज या हार्ड डिस्क पे नहीं चलती, तब वो आपके रैम या मेमोरी पे चलती है। ठीक है, रैम या मेमोरी पे चलती है। ओके, तो ये वाली चीज हुई आपके कंप्यूटर स्टोरेज हार्ड डिस्क पे सेव। फिर आपने इसे कंपाइल बिल्ड किया, तो इसकी जो बाइनरी एग्जीक्यूटेबल बनी वो भी आपकी कंप्यूटर स्टोरेज हार्ड डिस्क पर सेव रही। फिर जब आपने इसको चलाया, रन किया डबल क्लिक करके कि भाई अब मुझे इसको चलाना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, कंप्यूटर इसको एक एक करके, इसके एक एक इंस्ट्रक्शंस करके कंप्यूटर का सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा, चलाएगा, जो भी इसके अंदर की फंक्शनैलिटी है वो चलेगी। जब आप ऐसा करते हैं, रन करते हैं कंप्यूटर पे, तो वो रैम या मेमोरी पे चलता है। ओके, तब वो स्टोरेज या हार्ड डिस्क पे नहीं चलता है। तो ये पूरी कहानी है, ये पूरी स्टोरी है। अब क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस है वो तो है ही, वो हमें नॉर्मली इंडस्ट्री में आईडीई से करना होता है, आईडीई में कोड करना होता है, और फिर बाइनरी बिल्ड करनी होती है, और फिर उसका एग्जीक्यूटेबल बनता है, वो तो है ही। लेकिन अभी हम शुरुआती स्टेजेस में हम सी लैंग्वेज की बस हम ग्रामर पढ़ेंगे। ओके, कि सी लैंग्वेज में क्या क्या ग्रामर्स होता है ना, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरी कहानी के लिए हम एक ऑनलाइन कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे। ओके,
ऑनलाइन कंपाइलर मतलब वेबसाइट ही होगी जहां पे हम वहीं पे सी लैंग्वेज लिख भी देंगे, कोड भी लिख देंगे, उसको वहां कंपाइल बिल्ड भी कर देंगे, बाइनरी भी बन जाएगी और फिर वो चल भी जाएगी। ये पूरा काम तीनों स्टेप, दोनों स्टेप जो है, कंपाइल बिल्ड का स्टेप और रन करने का स्टेप, ये पूरा का पूरा हम वेबसाइट पे करेंगे, क्योंकि अभी हमें ग्रामर समझना है, हमें ग्रामर पे फोकस करना है। फिर एक बार जब हम ग्रामर समझ जाएंगे तो फिर हम आगे देखेंगे कि ये दूसरे तरीके आईडी वगैरह से कैसे होता है। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे। तो इसमें मैंने थोड़ा अनोटेट कर दिया। ये स्टेप 1 हुआ, ये आपने आईडी में लिखा और जो कोड वो सेव हुआ कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में। फिर ये स्टेप 2 आपने कंपाइल या बिल्ड किया। ये आईडीई में ही ऑप्शन होता है कंपाइल बिल्ड करने का। अपने आईडीई के अंदर जब आप कोड लिख देते हैं तो कंपाइल बिल्ड करके बाइनरी बन गई। ओके, स्टेप 2 के बाद और फिर स्टेप 3 में इसको चलाया तो ये रन करती है रैम मेमोरी में, और जब ये रन करती है, जब आपकी बाइनरी एग्जीक्यूटिव रन करती है तो इसे प्रोसेस कहा जाता है। तो मैं जो हूं ये पूरा स्टेप ऑनलाइन कंपाइलर पे करूंगा। स्टेप ऑनलाइन कंपाइलर पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों ही स्टेप हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे कोड लिख दूंगा और वही कंपाइल हो जाएगा, वही चलने लगेगा। ओके, सारी चीज उस एक जगह हो जाएगी। तो आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करके ऑनलाइन सी कंपाइलर, कोई सा भी कंपाइलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तीनों स्टेप आप वहीं पे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी कोड लिखेंगे वहां तो वो आप चला के देख लेंगे। ठीक है, वो सारा ऑनलाइन कंपाइलर अपने सर्वर पे कर देगा। आपके कंप्यूटर पे कुछ भी ना तो सेव होगा, कुछ ना बाइनरी, ना कोड सेव होगा, ना बाइनरी सेव होगी, ना आप ओके वो ऑनलाइन कंपाइलर अपने खुद के सर्वर पे ये सब चला देगा। तो आइए मूव होते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे। तो ये है मेरा ऑनलाइन कंपाइलर। तो यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा इस साइड, लेफ्ट साइड, और तो ये पहला स्टेप मैं करूंगा कोड लिखने का। सी का कोड लिखूंगा मैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कोड लिखने के बाद जब मैं रन पे क्लिक करूंगा तो ये स्टेप 2 और स्टेप 3 अपने आप हो जाएंगे, मतलब कंपाइल बिल्ड हो जाएगा और फिर वो चला भी देगा इस बाइनरी एग्जीक्यूटेबल को। ठीक है, तो आइए कोड लिखना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहली जो लाइन होती है सी लैंग्वेज में, तो उसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं और वो पाउंड सिंबल से स्टार्ट होती है। पाउंड इंक्लूड आप चिंता नहीं करिए, मैं सब चीज डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो जो सबसे शुरुआती में जो चीजें लिखी जाती है ना, तो वो पाउंड से स्टार्ट होती हैं, हैश या ओके, इसे आप हैश कह सकते हैं, पाउंड सिंबल कह सकते हैं। हैश इंक्लूड और फिर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर stdio.h और फिर एंगल ब्रैकेट बंद। ये सी लैंग्वेज की ये जो लाइन होती है ये बताती है हमें कि इससे कुछ लाना है, हमें इसका कुछ इस्तेमाल करना है। ये एक अलग से चीज है stdio.h, इसमें एक अलग फंक्शनैलिटी है। ठीक है, इसको हम हेडर्स कहते हैं। तो .h करके जो भी चीज आपकी लिखी हो ना सी फाइल के अंदर, तो उसे हेडर फाइल कहते हैं। तो ये एक हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल को हम अपने सी प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे, ये चीज हम बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल हम stdio.h की हेडर फाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने यहां पे बता दिया। अब इसको अभी हम आगे इसका एक काम आएगा, तो अभी हम देखते हैं। अब आगे एक इंट मेन और फिर 2 ब्रैकेट्स डाले, पैरेंथेसिस इससे कहते हैं, ये राउंड वाले ब्रैकेट्स होते हैं, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। इंट लिखा। अभी आप थोड़ा बस बातों को थोड़ा किसी तरह समझ के, मतलब बेसिक अभी आप अंडरस्टैंडिंग लीजिए, आप ज्यादा इन डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करिए। अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। ओके, तो यहां पे मैंने इंट लिखा। इंट बताता है कि ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन कैसे पता चला, इसे हम सी लैंग्वेज में फंक्शन कहते हैं कि फंक्शन का एक नाम होता है और उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो ये चीज फंक्शन होती है और फंक्शन के पहले
ये उसका होता है रिटर्न टाइप, इसे बोलते हैं इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, ये हम अभी आगे देखेंगे। अभी बस आप समझ लीजिए ये एक लाइन लिखनी होती है मेन की तरह, ऐसे कुछ लिखा होगा, कोई भी जो सी का कोड होगा उसमें इस तरीके से कुछ लिखा होगा मेन करके, ओके। और फिर ये कर्ली ब्रैकेट, ये दूसरे तरीके का ब्रैकेट है, ये तो पैरेंथेसिस था राउंड वाला, सर्कुलर वाला, ये कर्ली है, ओके। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। असली कोड यहां पे आता है, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहां पे मैं लिखूंगा printf और हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, अभी हम एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं। और ये हमारा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, तो कोई भी मतलब एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट मतलब कि ये चीज चलेगी, ओके। तो हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन आता है, तो ये हमने थोड़ा सा कुछ लिख दिया है सी लैंग्वेज में। तो ये हमारा एक वैलिड सी का कोड कह सकते हैं आप, ये एक वैलिड सी का सोर्स कोड है। अब होता क्या है, प्रिंट एफ ये भी एक फंक्शन है। जैसे कि मैंने बताया, फंक्शन के नाम के बाद अगर आपको ऐसे गोल वाला राउंड वाला एंगल ब्रैकेट्स दिख जाए ना, तो मतलब समझिए वो फंक्शन है, ओके। जैसे कि यहाँ मेन था एक फंक्शन, ओके। तो वैसे प्रिंटएफ भी एक फंक्शन है। प्रिंटएफ क्या करता है कि प्रिंटएफ के अंदर मतलब यहाँ पे ये जो अंदर हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है, प्रिंटएफ के अंदर जो भी चीज आप डालते हैं और फिर इस पूरे कोड को जब आप चलाते हैं बिल्ड करके, अब ये कोड लिखा है, ये कोड लिख दिया, अब जब इसे आप बिल्ड करके ये पूरा जब आप चलाएंगे, ठीक है, इसकी EXE चलाएंगे, तो प्रिंटएफ के अंदर जो भी चीज होती है लिखी हुई वो आ जाती है, सामने दिख जाती है, ओके। तो ये पूरा काम होता है। और ये printf हम यहाँ पे इस्तेमाल कर पाए वो इसलिए क्योंकि printf इस stdio.h के अंदर डिफाइंड होता है, ओके। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी, ओके। इस stdio.h को ऊपर हमने पहले खींच लिया, उसके अंदर की सारी फंक्शनैलिटी हम खींच के ले आए, उसके बाद तभी तो हम इसके अंदर की चीज यहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना आपके सी कोड को पता कैसे चलेगा कि ये printf कहाँ है भाई, कहाँ से इसकी वर्किंग उठानी है, इसका कोड क्या है। printf का खुद का कोड है, पहले से ही लिखा हुआ है इसके अंदर, तो हमने बस इसके अंदर की चीज इस्तेमाल कर ली। अब मैं यहाँ पे जो रन बटन है उसमें मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, ये कोड पहले बिल्ड होगा और फिर चलेगा, ओके, जैसे कि मैंने समझाया था। तो अब मैं रन कर रहा हूँ, तो ये मैंने रन पे क्लिक कर दिया, तो अब ये बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। हाँ, अब ये रन भी हो गया, मतलब एग्जीक्यूट भी हो गया। और इस पूरा जो पूरा जो कोड है, इस पूरे का आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड, ओके। यहाँ पे इसने आउटपुट दिखा दिया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया था कि printf के अंदर जो भी चीज होती है लिखी हुई, वो चीज आउटपुट में आ जाती है लिख के, ओके। ये तो बस बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल है, अभी हम शुरू ही कर रहे हैं, ओके। तो ये आपने पहला ये सी का कोड आपने चला लिया है, ओके। अब इसमें थोड़ी और डिटेल्स में बताता हूं। तो इसमें ये जो शुरुआत में ये जो .h करके stdio.h मतलब इसका फुल फॉर्म std मतलब स्टैंडर्ड IO मतलब इनपुट आउटपुट, तो ये printf आउटपुट पे दिखाता है ना चीज, तो इसीलिए ओ वाली चीज चाहिए, स्टैंडर्ड stdio.h, इसीलिए हमने इंक्लूड करी क्योंकि इसी के अंदर printf की फंक्शनैलिटी है, ओके। तो ये कोड जैसे ही बिल्ड हुआ तो कंपाइलर ने देखा कि अरे भाई यहाँ पे ये printf है लिखा हुआ, लेकिन printf की डेफिनेशन का है, मतलब printf का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का है, वो इस हेडर के अंदर था, इस हेडर से लाया गया था। तो इसीलिए इस हेडर की जरूरत पड़ी हमें इस कोड में, ओके। अगर मान लो कि हम ये हेडर नहीं लेते तो फिर मुश्किल आ सकती थी, ओके, क्योंकि फिर कंपाइलर को पता ही नहीं चल पाता ना कि printf की डेफिनेशन का है, ओके। तो ये होता है। अब इसको, तो ये जो चीज है stdio.h, इसको हम कहते हैं हेडर फाइल, ओके।
अब मैं यहाँ पे चीजें लिखता हूं कमेंट करके, ठीक है। ये ऐसे अगर आप स्लैश स्टार करके और फिर स्टार स्लैश के बीच में जो भी चीज लिखेंगे ना वो कमेंट होता है, वो मतलब कोड का हिस्सा नहीं होता है, वो बस समझाने के लिए होता है। तो stdio.h ये है हेडर फाइल, ओके। फिर ये जो शुरू में जो हैश है, ओके, हैश, इसको लिख लीजिए कि हैश, ठीक है। और हैश से जो भी चीज शुरुआत होती है, जिस भी लाइन में जो बिल्कुल पहला जो वो होता है हैश से, उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है। तो ये वाली जो लाइन है, ये अगेन ये कमेंट लिखा है मैंने, 2 बार स्लैश करके भी आप कमेंट डाल सकते हैं, वो कोड का हिस्सा नहीं होता है। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ओके। तो यहां से लेके यहां तक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हुई, और फिर इसका इस्तेमाल क्यों हुआ, इसको लिखना ही क्यों पड़ा, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि printf जो है वो इसके अंदर से आता है, ओके। ये अब जैसे जैसे आगे और बढ़ेंगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये हो गया, ये ऊपर की बात हो गई। अब इस पे अगर हम ध्यान दें तो क्या होता है कि ये जो मेन है, यहां से कोड आपका शुरू होता है एग्जीक्यूट करना, मतलब यहां से ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है इसके अंदर से ये पहली लाइन जो है, ठीक है। तो मेन करके कोई भी आप फंक्शन देखिए, इनफैक्ट ये सिर्फ सी लैंग्वेज में नहीं, कोई भी लैंग्वेज जैसे C++ हुआ, जावा, कहीं भी आप ज्यादातर देखेंगे तो मेन करके सबसे शुरुआत में होती है कोई चीज लिखी हुई। तो मतलब शुरुआत में मतलब वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो अगर इस पूरे को बिल्ड करेंगे ना, तो यहां से इसके मतलब इसके जस्ट अंदर जो चीज लिखी है उससे एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, मतलब वो चीज चलनी शुरू होगी। तो जब हमने रन किया तो बिल्ड हुआ, और फिर जब वो चला तो फिर मेन के अंदर गया वो, और फिर डायरेक्टली उसने देखा कि अरे भाई मेन के अंदर तो ये printf है, और printf के अंदर जो भी चीज होता है वो हमें आउटपुट में दिखा देना होता है, तो इसने वही कर दिया, ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही व्यूअर्स, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।